हेलो बच्चों, मैं बीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय बीपीएस। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में, जिसमें हमने 8 प्रकार की शक्तियाँ पढ़ी। प्रशासनिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, हटाने की शक्ति, नियुक्तियों से संबंधित शक्ति, ETC। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे हम। विधायी शक्तियों में हम 8 प्रकार की शक्तियाँ पढ़ेंगे। वे 8 तरह की शक्तियाँ होती हैं विधायी राष्ट्रपति के पास। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। देखो, संसद का अधिवेशन बुलाना तथा स्त्रावसान करना। पहले ही शक्ति क्या है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, जो क्या है, संसद का अधिवेशन बुलाना और स्त्रावसान करना। देखो बेटा, स्त्रावसान क्या होता है ये समझ लो। देखो, संसद में 3 तरह के 3 सत्र होते हैं। एक बजट स्तर, एक मानसून स्तर, एक शीतकालीन स्तर। बजट स्तर होता है जो फरवरी से मई तक होता है। मानसून स्तर जुलाई अगस्त, और जो शीतकालीन सत्र है वो नवंबर दिसंबर। यहाँ पर एक बात और हम समझेंगे भाई, सदन का विघटन, स्त्रावसान और स्थगन, 3 शब्द समझेंगे। तीनों शब्द ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले है विघटन। विघटन, ठीक है। एक होता है स्त्रावसान, स्त्रावसान, और एक होता है स्थगन। 3 शब्द समझेंगे हम, विघटन, स्त्रावसान और स्थगन। देखो, विघटन क्या होता है। विघटन और स्त्रावसान एक तो याद रखेंगे, ये राष्ट्रपति ही करता है, और स्थगन है जो वो अध्यक्ष करता है। ठीक है, सदन का अध्यक्ष स्थगन करता है और राष्ट्रपति विघटन और स्त्रावसान करता है। देखो, विघटन क्या होता है। विघटन 2 तरह से हो सकता है। एक तो जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए तब, और विघटन सिर्फ लोकसभा का हो सकता है। ये बात याद रखेंगे, किसका हो सकता है विघटन, सिर्फ लोकसभा का विघटन हो सकता है। क्योंकि हमें पता है, जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाएगा तो लोकसभा का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। मतलब कार्यकाल पूरा हो गया तो इसका विघटन हो गया, मतलब ये खत्म हो गई। ठीक है, दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा लोकसभा का निर्माण होगा। ठीक है, तो लोकसभा को इसीलिए तो क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन। ठीक है, अस्थायी है मतलब। ठीक है, और राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं हो सकता। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विघटन। उसके बाद है स्त्रावसान। स्त्रावसान क्या है, सत्र, एक सेशन, एक कोई भी सेशन होता है जो, ठीक है, वो होता है स्त्रावसान। एक सेशन चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट स्तर, मानसून स्तर और शीतकालीन स्तर। जैसे ही फरवरी से मई बजट स्तर है, जैसे भी मई आई तो मई आते ही, मई के जाने के बाद ही क्या हो जाएगा, स्त्रावसान हो जाएगा। मतलब ये सत्र का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, स्तर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक सेशन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद है स्थगन। देखो, स्थगन क्या होता है, कोई भी सत्र, ठीक है, कोई भी सेशन चल रहा है, उस सेशन के बीच में जो ब्रेक होता है, को लघु विराम होता है, जो लघु विराम होता है, ठीक है, वो क्या है, जो लघु विराम होता है वो स्थगन होता है। जैसे समझे, व्यवहारिक तौर पर हम समझे तो जैसे क्लास है, ठीक है, क्लास लगी हुई है, तो उसके बीच में हम थोड़ा सा एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जो ब्रेक लेते हैं पानी पीने के लिए, ठीक है, तो वो जो लघु विराम है वो क्या होता है, स्थगन होता है। ठीक है, अच्छा, लघु विराम होता है, ये 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट, 5 मिनट या दिन का भी हो सकता है। ठीक है, तो स्थगन करता है जो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन स्त्रावसान और विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, विघटन किस प्रकार हो सकता है, जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, या जैसे आर्टिकल 85 में हमने पढ़ा था, अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करे तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। स्त्रावसान कोई सत्र, कोई सेशन विशेष, और स्थगन मतलब कोई सत्र के दौरान लघु विराम। ठीक है, लघु विराम, वो मिनट का भी हो सकता है, दिन का भी हो सकता है, घंटों का भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं संसद का अधिवेशन बुलाना और स्त्रावसान करना। संसद का अधिवेशन बुलाना और स्त्रावसान करना पहली पावर है, तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न होता है। हम ये बात पढ़ चुके हैं, संसद के कितने हैं, एक होता है संसद में राष्ट्रपति, जो संसद का अभिन्न होता है। किस आर्टिकल के अनुसार,
आर्टिकल 79 के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन, संसद के दोनों सदन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा के अधिवेशन बुलाने और समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भाई संसद के जो दोनों सदन हैं उनका संयुक्त अधिवेशन बुलाना भी और उनको अधिवेशन बुलाना किसका अधिकार है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संसद के सदनों का सत्रावसान करता है, सत्र को शुरू करता है, ठीक है। सत्रावसान करता है मतलब शुरू जो सेशन है वो खत्म होता है तो उसका सत्रावसान करना है। सेशन का शुरू होने के जो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद या बीच में जब उसको खत्म करता है, भाई सत्रावसान हो गया, सत्र सेशन खत्म हो गया, तो सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाने पड़ते हैं। कितने अधिवेशन, 2 अधिवेशन, मतलब राष्ट्रपति कम से कम 2 बार अभिभाषण देता है, ठीक है। एक तो जब बजट सत्र शुरू हो तब, और एक जब नई सरकार का पहला सत्र हो, पहला सेशन शुरू हो, तो उस समय राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो 2 अधिवेशन बुलाने पड़ते हैं। इन दोनों अधिवेशनों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, जैसे बजट और मानसून सत्र, ठीक है, 2 सत्र हो गए। इन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। या मानसून के बाद आएगा शीत सत्र, मानसून और शीत सत्र के बीच में 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। इनके बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने होने से पहले ही इनका क्या दूसरा अधिवेशन बुलाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पावर देखो बेटा, संसद के अधिवेशनों का उद्घाटन करना। उद्घाटन आप समझते हो क्या होता है। उसके बाद उसको संबोधन करना। देखो लोकसभा में आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कौन सा, निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन, ठीक है। दोनों सदनों के संयुक्त मतलब इकट्ठा संयुक्त अधिवेशन में भाषण देता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन में भाषण देता है जिसमें वह सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालता है और सरकार के वैधानिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालता है और उसके वैधानिक कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है, ठीक है, प्रस्तुत करता है उन पर। तीसरी पावर क्या है, संसद के नाम संदेश भेजना। अब राष्ट्रपति के पास एक विधायी शक्ति ये भी है, वह वो संसद के किसी भी सदन को, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है जिस पर संसद को विचार विमर्श करना पड़ता है। जिस पर सदन क्या है, संसद क्या है, विचार विमर्श करेगी, वह अपने संदेश में सरकार की आवश्यकता का उल्लेख करता है और संसद को कोई विशेष कानून बनाने की आशा रखता है। इसमें क्या करता है वो सरकार की जो आवश्यकता है उनका उल्लेख करता है और उम्मीद करता है, आशा करता है वह संसद कोई विशेष कानून बनाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पावर है संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति देना। इंपॉर्टेंट है बेटा, संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति देना। जैसे आपको पता है जो कानून है हमारे यहाँ, तो कानून बनाता है कौन है, संसद ही बनाती है, विधायिका ही बनाती है, ठीक है। तो विधायिका जो संसद है जो वो कानून बनाएगी या कोई भी बिल पास करेगी, कोई अधिवेशन मतलब अधिवेशन के दौरान को विधेयक पास करेगी, तो वो तब पास हुआ माना जाता है जब उस राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए या उसको स्वीकृति दे दी, ठीक है। सभी बिलों के पास होने के पश्चात संसद में पास हो गई, ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है ये, यदि वह किसी बिल को स्वीकृति न दे, ऐसा भी हो सकता है वह स्वीकृति न दे, तो वह उस बिल को संसद के पास पुनः विचार के लिए, किसके लिए, पुनः विचार के लिए भेज सकता है। भाई संसद में कोई बिल पास हो गया, ठीक है, उसके बाद वो अनुमति के लिए किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को लगे भाई ये सही नहीं है तो उसको पुनः विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा फिर से पास होकर पुनः राष्ट्रपति के पास चला जाए तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद फिर उसी बिल पर अगर संसद में पास हो जाए और वो फिर से राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति को उसके बाद अनुमति देनी ही पड़ेगी, वो बाध्य है, ठीक है। तो याद रखना ये राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी बिल, कोई भी कानून मतलब पास हुआ नहीं माना जाता, कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। आपको पता है लोकसभा को भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन कब, प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जब चाहे निम्न सदन का मतलब आप समझ गए होगे बेटा, निम्न सदन या लोगों का सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को या लोकसभा को, तो किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। निम्न सदन लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वह इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, नामांतर का अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री क्या, मंत्री परिषद क्या है, वास्तविक अध्यक्ष है। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अध्यादेश जारी करने की शर्तें। देखो अध्यादेश क्या होता है, बस जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, भाई संसद में कोई अधिवेशन न चल रहा हो, ठीक है, और कोई विषय राष्ट्र के हित में अत्यधिक आवश्यक हो, कोई ऐसी नौबत आ गई, वह कोई विषय है उस पर कानून बनाना बिल्कुल जरूरी है, राष्ट्र के हित में है, ठीक है, तथा संसद का अधिवेशन शीघ्र न बुलाया जा सकता हो, न तो अधिवेशन संसद में चल रहा हो और न ही उसे उस समय बुलाया जा सकता हो, ठीक है, लेकिन राष्ट्र के हित में कोई विषय बहुत ही अत्यधिक आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 123 123 याद रखना बेटा, अनुच्छेद 123 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार और राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। यह अध्यादेश भी कानून की तरह होता है, यह भी क्या होता है, कानून की तरह होता है, ठीक है, लेकिन इसकी स्वीकृति संसद का अधिवेशन शुरू होने से, जैसे ही अध्यादेश तो चलो जारी कर दिया राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 के अनुसार, कानून की तरह है, वो काम भी करेगा, लेकिन जैसे ही इसकी स्वीकृति संसद का अधिवेशन शुरू होने पर, जैसे ही संसद का अधिवेशन शुरू हुआ तो उसके 6 सप्ताह के अंदर, कितने सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना के अंदर स्वीकृति लेना प्राप्त करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था, तो इसी के अकॉर्डिंग, इसीलिए राष्ट्रपति ने क्या किया, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन जैसे ही संसद का अधिवेशन शुरू हुआ तो उसके 6 सप्ताह 1.5 महीने के अंदर वो क्या है, उस अध्यादेश पर संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। अगर संसद ने अनुमति दे दी तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज वो रद्द हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर संसद स्वीकृति दे तो अध्यादेश कानून बन जाएगा, अन्यथा वह रद्द हो जाएगा। अब देखो 6 सप्ताह तो ये निकल गए, कितने, 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना, ठीक है, और 2 सेशन के बीच में कितना अधिक से अधिक कितना अंतर होता है, 6 माह का, कितना माह, कितने माह का, 6 माह का। आप हम पढ़ चुके हैं बात, 6 माह का और प्लस 6 सप्ताह 1.5 महीना ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 7.5 माह, ठीक है। तो 7.5 माह तक कोई अध्यादेश जारी रख सकता है। सीधा पूछ सकते हैं अध्यादेश कितने दिन तक जारी रख सकता है, 7.5 माह तक, ठीक है। अगर स्वीकृति मिल जाए तो कानून बन जाएगा। उसके बाद 7वीं है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। किसको, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन, किसको, एंग्लो इंडियन के सदस्यों को पर्याप्त स्थान प्राप्त न हो, ठीक है, अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन को पर्याप्त स्थान प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो, कितनों को, 2 एंग्लो इंडियन को, याद रखना 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, ठीक है। अगर उन्हें पर्याप्त स्थान नहीं प्राप्त हो तो राष्ट्रपति के पास पावर है, कौन सी पावर है, वैधानिक पावर है, ठीक है, विधायी शक्ति है कि वह 2 सदस्यों को, कितने को, 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, और वो कौन से होंगे, एंग्लो इंडियन जाति के होंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पावर क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा मतलब बेटा उच्च सदन, क्या, उच्च सदन। अच्छा एक बात बताओ, इसको भंग किया जा सकता है या नहीं, इसका विघटन किया जा सकता है या नहीं, तो बताओ नहीं, क्योंकि यह क्या है, स्थायी सदन है, क्या है, स्थायी सदन, ऐसे याद रखना है, ये क्या है, स्थायी सदन है, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना। भारत का राष्ट्रपति ऐसे 12, कितने, 12 व्यक्तियों को जिन्होंने कला में, साहित्य में, विज्ञान में अथवा सामाजिक सेवा में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की हो तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया हो, ठीक है। कोई विशेष व्यक्ति है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जिसने कला में, साहित्य में, विज्ञान में या सामाजिक सेवा, इनमें से किसी भी फील्ड में उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की, अच्छा वर्क किया है, ठीक है, तो उन सदस्यों को, जैसे उन सदस्यों को क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और कितने सदस्यों को मनोनीत करता है वो, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। लोकसभा में कितने सदस्य, एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है, 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये क्वेश्चन था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जिसमें हमने 8 शक्तियों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ही हमने पढ़ा था संसद में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन सत्र। उसके बाद हमने 3 शब्द पढ़े, जो संसद का विघटन होता है, स्त्रावसान होता है और स्थगन होता है, ठीक है। विघटन का मतलब उसको भंग करना, लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है, स्त्रावसान भी राष्ट्रपति करता है और स्थगन अध्यक्ष करता है, सदन का अध्यक्ष करता है। विघटन कैसे हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो जब प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को सलाह दे, ठीक है, या उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, ठीक है। और स्त्रावसान कोई सत्र, कोई सेशन का खत्म होना, और स्थगन कोई लघु विराम, सत्र के दौरान, कोई सेशन के दौरान थोड़ा सा लघु विराम, वो दिन का भी हो सकता है, मिनट का भी और घंटों का भी हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद हमने पढ़ा है संसद की पहली राष्ट्रपति की पहली पावर संसद का अधिवेशन बुलाना और स्त्रावसान करना, संसद के अधिवेशन का उद्घाटन और संबोधन करना, संसद के नाम संदेश भेजना, संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति। जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देगा कोई भी बिल पास नहीं हुआ माना जाएगा, मतलब वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 1, 2, 3 123 में। ठीक है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना, कितने एंग्लो इंडियंस को? 2 एंग्लो इंडियंस को। और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना, किन 12 सदस्यों को? जो कला में, साहित्य में, विज्ञान में या सामाजिक सेवा में कोई विशेष स्थान रखते हो, विशेष प्रतिभा हो, विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है। देखो बेटा, लाइक क्यों ज़रूरी है? देखो, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाता है, तो जब बच्चे के चेहरे पर स्माइल आती है तो टीचर्स का जो मनोबल है वो बिल्कुल हाई हो जाता है, क्योंकि वो स्माइल क्या बताती है? भाई बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अब आप, हम सामने तो है नहीं, ठीक है, तो आपके लाइक और आपके कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, एक टीचर का मनोबल बढ़ाते हैं। कोई भी टीचर है जिससे आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो उसका मनोबल आपका लाइक ही बढ़ाता है। आपके लाइक, आपके कमेंट बताते हैं वे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जिससे टीचर्स का मनोबल बढ़ता है। और जितने आप लाइक या कमेंट करोगे, ठीक है, जितना हमारा ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा उतने ही अच्छे से हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट भी ज़रूर किया करो, ताकि पता लगे भाई क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साइकोलॉजी बाय पीपीएस। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ओके।